नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती और यह विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में यह विधेयक संसद में लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। विधेयक को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद किसने क्या कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं, सुनिए। ये बहुत ही ठीक फैसला लिया गया है। ये लिया तो जाना चाहिए था आजादी प्राप्त होने के बाद ही, परंतु पूर्व की सरकारों ने इस बारे में कभी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के साथ कई उन्होंने चीजें नहीं की हैं। अब ये जो चुनाव है, वन नेशन वन चुनाव, वन इलेक्शन, सारा साल ही इलेक्शन होते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहले लोकसभा का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अब दिल्ली का हो रहा है। देश कुछ और सोच ही नहीं पाता और काम भी प्रभावित होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, कई महीने कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो तेजी से आगे बढ़े। जिन चीजों से व्यवधान पड़ता है, जिन चीजों से देश आगे बढ़ने से रुकता है, देश का काम रुकता है, उन चीजों को हटाना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज ये जो कैबिनेट ने फैसला किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को इसका स्वागत करना। सूत्र के हिसाब से चल रहा। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं, तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट? क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है क्योंकि उस पर मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक, 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी, अड़चन, दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय। ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। हमारे तो चुनाव जैसे 2026 में है, अगर कोविंद जी का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो
तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा। जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5-5 साल के लिए बनेगा, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी। तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। तो हम लोग चाहते हैं, देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन एकजुट हैं, हम लोग हर बिल पे विरोध करते हैं जो तमाम राज्यों के लिए हितकर नहीं है। आपको पता होगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, इसको भाजपा सरकार ने ठीक उसी समय लाया, ठीक उसी समय भाजपा सरकार ने लाया जिस समय हम लोग का हाउस में विरोध चल रहा था और पूरे गठबंधन के लोग बाहर थे। तो ये गलत हुआ, उस समय ये बिल पर बहस ही नहीं हो पाई और उसे पारित कर दिया। उसी तरह का षड्यंत्र ना हो आने वाले दिनों में, इसके लिए हम लोग भी सचेत रहेंगे। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार तो लगातार चाह रही है ये हो। इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान है। जिस तरह से ये लोग फिर रीजनल पार्टियों को ख़त्म करके चाह रहे हैं कि देश में सिर्फ 1 या 2 पार्टी ही रहे, एक तरह का मैं तो इसको षड्यंत्र ही कहूँगी रीजनल पार्टीज के लिए। ड्राफ्ट आने तो दीजिए, बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि उससे समय बचेगा, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि 1.5% जीडीपी कैसे बढ़ेगी। जो तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने आया हूं और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए। मैंने हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए देने का वादा किया था। दिल्ली की कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है और यह योजना दिल्ली में लागू हो गई है। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1,000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1,000 रुपए का नहीं होगा। हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? ये ऐलान मैंने इस साल मार्च के महीने में किया था और मुझे उम्मीद थी कि लगभग अप्रैल मई के महीने तक इसको मैं लागू कर दूंगा, लेकिन इन लोगों ने दुर्भाग्यवश फर्जी केस करके मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6-7 महीने रहा और जब लौट के आया तो लौट के आने के बाद से मैं इस स्कीम को, योजना को लागू करने में आतिशी जी के साथ लगा हुआ था और मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों के मेहनत से, प्रयासों से आज ये योजना दिल्ली के अंदर लागू हो गई है। बीजेपी वाले गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है, बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे।
इतने पैसे, सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे, और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। आजकल कई लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनेगी लेकिन कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 45 आएगी, 50 आएगी। मेरा यह मानना है अगर मेरी एक एक बहन, एक एक मां लग गई तो 60 से 65 से ऊपर आएंगे आम आदमी पार्टी की। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी दिल्ली की सारी मां बहनों की जिम्मेदारी है, सारे जने लग जाना और इतनी मजबूत सरकार बनाना। नहीं तो ये बड़े बदमाश हैं, अगर कम सीट से जीते तो ये सरकार तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे। ये नहीं होने देना। आप सारे जने लग जाना और 60 से ज्यादा सीट आप लोग दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या के मामले की जांच अब तेज कर दी गई है। एक टीम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में भी भेजी गई है ताकि मृतक अतुल सुभाष के ससुराल वालों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा सके। मामले पर नितिका सिंघानिया के पड़ोस के लोगों ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अतुल सुभाष आत्महत्या पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नितिका के परिवार वाले सामाजिक नहीं थे, किसी से मिलना जुलना, बातचीत मोहल्ले के लोगों से नहीं था। लगभग 2 साल पहले नितिका सिंघानिया के परिजन जौनपुर में मकान लेकर यहाँ हमारे मोहल्ले में रहे। पड़ोस के लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम लोगों ने नितिका को आज तक आसपास के लोगों ने उसे देखा तक नहीं है। अब नितिका सिंघानिया की मां एक होटल में बैठने का वीडियो सामने आई है और बीती रात घर से फरार होने के बाद अतुल की सासू मां एक होटल में पहुंची। तो फिलहाल कुछ नहीं जानते हैं, जो हुआ मालूम चला। परिवार किसी से कोई मतलब नहीं ना, तो बहुत पुराना है। इन लोग तो पुराना खरीदे हुए हैं ना, 2-2.5 साल से यहाँ बसे हुए हैं ना। स्थिति जो है भैया, मगर ये लोग एकदम सामाजिक लोग नहीं थे। अगल बगल के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, एकदम ये लोग कोई सामाजिक रोल नहीं था। ये लोग इतने बड़ी घटना हो सकती है तो लोग अच्छे सामाजिक तो होंगे नहीं, वो आपको ही पता है। वीडियो जो वायरल हुआ है, उस वीडियो को देख के पूरा हिंदुस्तान कांप उठा है। पूरी स्थिति क्या है? उनकी पूरी स्थिति कुछ नहीं जानते। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि यहाँ शादी भी हुई है बेंगलोर में। देखा उनके घर वालों को, खाली एक बार उनके भाई को देखे थे। परिवार के बारे में हम कुछ नहीं जानते, पूरे मोहल्ले में कोई कुछ नहीं जानता। कुल वीडियो देखा तो भाई एकदम दिल झंझर गया एकदम। जो भी था लड़का था भाई, अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था। पढ़े लिखे लड़के सुसाइड कर रहे, मजाक नहीं है। चलिए जाहिल आदमी करो तो एक बार कहा जाता है, पढ़ा लिखा लड़का इंजीनियर तो सुसाइड किया था उसने। देखिए जो भी आरोप है, जो भी है वो देखिए उनका पर्सनल मैटर है। इस बारे में हम पूरी जानकारी नहीं, मतलब मेरे पास है ही नहीं तो हम देंगे क्या। बस इतना हम जानते हैं कि ये जो परिवार था किसी से मेलजोल नहीं रखता था, किसी से कोई उनकी बातचीत नहीं थी, किसी से कोई इनका लेना देना था। रात में शायद मुझे 8:30 बजे इनका भाई बारजे में टंगा दिखा था। लेकिन उसके बाद फिर पता लगा कि जब हम लोग गए थे, फिर हम लोग का अपना काम धंधा भी भाई रहता है, फिर हम लोग अपना आए, देखा, पता लगा कि रात। तो नोएडा की लुक्सर जेल में बंद प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक दिया। सपा प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं, जिसमें फतेहपुर के सांसद नरेशोत्तम पटेल, मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक, अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा भी शामिल हैं। सपा सांसदों की मांग है कि उन्हें लुक्सर जेल जाने दिया जाए, जहां वो जेल में बंद किसानों से मुलाकात करेंगे और उनको जेल से छोड़ने के लिए आवाज उठाएंगे। हालांकि फिलहाल पुलिस ने उन्हें डीएनडी पर ही रोक दी। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों से मिलने लुक्सर जेल जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस सांसद को जिलाधिकारी से बात कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और आपको बता दें कि लुक्सर जेल में 136 किसान बंद थे, जिनमें से 7 किसानों को रिहा कर दिया गया। इस समय ग्रेटर नोएडा की जेल में 129 किसान बंद हैं। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे में उनके नाम दर्ज हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जांच होने के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि इन किसानों को रिहा करना है या नहीं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से किसानों को अभी तक छोड़ा नहीं गया है, अब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उनसे मिलने जाना चाहता है। फिलहाल
क्या कुछ अपडेट है किसानों की गिरफ्तारी पर और समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को लेकर? देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से नोएडा के किसान अभी तक जो है लोकसर जेल में बंद है, बता दें कि आज जो है 20 से 25 दिन हो गए हैं किसानों को जेल में बंद, लेकिन उसके बाद लगातार जो है तमाम विपक्ष की पार्टी के जो नेता हैं वो किसानों से मिलने की पूरी तरीके से जिद लगे हुए हैं। क्योंकि पहले कल की बात की जाए तो कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है किसानों से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्हें DND पर रोक लिया जाता है। बता दें कि सांसद जो है सहारनपुर से सांसद है इमरान असूल, तो वो मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको साथ में जो प्रतिनिधिमंडल था उनको सभी को वहाँ पर रोक लिया जाता है। उनसे जो है DM के द्वारा वार्ता कराई जाती है और कहा जाता है कि हम जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के 3 सांसद वहां पर मिलने के लिए जा रहे थे गौतम बुद्ध नगर में, जो किसान जेल में बंद हैं, उन जेल में किसानों से मिलने के लिए कहा गया कि उनकी हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनके परिवार से मिले। उनके परिवार से मिलने के लिए लगातार उनको न्याय दिलाने की बात यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने करी। बता दें कि हरिंदर मलिक जो है मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, फतेहपुर से जो सांसद हैं नरेश उत्तम पटेल हैं वो भी गए थे, और उनके साथ लालजी वर्मा जो सांसद हैं वो उनके साथ में मुलाकात करने के लिए जेल जा रहे थे। लेकिन जेल जाने से पहले उन्हें DND पे पहले रोका जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार वो कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो 3 सांसदों ने कहा कि हम जो किसान जेल में बंद है उन किसानों से मुलाकात करने जा रहे हैं, उनके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो देखा जाता है जो किसान बंद है वो पीड़ित परिवार है, लगातार उनकी मांग कौन उठाएगा। लेकिन किसान जो है लगातार वहाँ धरना दे रहे हैं, 0 पॉइंट पर जो धरना दिया जा रहा था, तो किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पूरी तरीके से धरना स्थल से नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे को नहीं मान लेती है। लेकिन उसके बाद लगातार जो विपक्ष पार्टी है वो उन किसानों से मिलना चाहती है और किसानों की आवाज़ उठाना जो है सदन के अंदर चाह रही है। लेकिन उसके बाद लगातार किसान हरिंदर मलिक जो सांसद है, जो 3 सांसद आज मिलने के लिए वहां जा रहे थे, तो उन्होंने यही आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें रोक लिया जाता है और जो किसान है उन किसानों से भी मिलने नहीं दिया जाता। क्योंकि जिस तरीके से किसान जेल में बंद है, 25 दिन से लगातार किसान बंद है। तो नितिन सवाल ये कि अगर किसान 25 दिन से जेल में बंद है और उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, रीजन क्या है, उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड खंगालना है प्रशासन को या पुलिस को तो उन किसानों का रिकॉर्ड खंगालने में 25 दिन लग गया है और किसानों को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से किसानों की मांग थी कि 64% का प्लॉट उन्हें दिया जाए, 10% जो है मुआवजा बढ़ा के दिया जाए, लेकिन लगातार जिस तरीके से मुआवजे बढ़ाने की मांग को लेकर किसान कर रहे हैं, लगातार धरना दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार ये कहा जाता है कि जिस तरीके से किसानों को जो धरना था वो काफ़ी तरीके से बिल्कुल नुकसानदायक था, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाए और कहा कि धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई है, क्योंकि 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते और भीड़ भाड़ इलाका ना रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बताया गया था, मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि चाहे कि गौतम बुद्ध नगर की बात हो या हाथरस के कहीं भी किसी जिले में जिस तरीके का धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो उस धरने को रोकने के लिए पूरी तरीके से 163 धारा यहाँ पर लगा दी जाती है और कहा जाता है कि 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े ना हो। लगातार जिस तरीके से किसान अपना धरना दे रहे थे, लगातार किसान अपनी मांगों को उठा रहे थे, उस समय दिल्ली की तरफ जब कूच किसान कर रहे थे तो उन किसानों को रोक लिया जाता है और किसानों को पूरी तरीके से जो है जबरदस्ती करके उनको जेल में ठोस दिया जाता है। किसानों का कहना है कि जेल भरो आंदोलन भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसके बाद लगातार किसान जो है अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को। नितिन, ये जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था 3 सांसदों का, इनको रोके जाने के बाद इनकी तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन था वो लगातार जो है मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि आखिरकार हमें जेल तक जाने दिया जाए, लोकसर जेल तक जाएं और लगातार जो है जेल के गेट तक जो है किसानों से मुलाकात हो जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि किसी को वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा, वहाँ पर राजनीति नहीं करने दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जो हरिंदर मलिक है मुजफ्फरनगर के सांसद, उन्होंने कहा कि आखिरकार जिस तरीके से राजनीति करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, किसानों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लगातार हम भी किसान हैं, आप भी किसान के बेटे, पुलिस प्रशासन से ये बात उन्होंने कही। लेकिन उसके बाद लगातार इस पर राजनीति काफी तेजी से गरमाती हुई है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि आखिरकार विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है। चाहे वो संभल की घटना हो, संभल की घटना को लेकर भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा था मिलने के लिए, लेकिन उनको जब भी वहां रोक लिया जाता। लेकिन आज किसान जो पहुंच रहे थे किसानों से मिलने के लिए, तो उन्हें DND पर रोक लिया जाता है। उसके बाद DND से जाने के बाद फिर वो जो है परिचौक जाकर रोक लिया जाता, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जाती। और लगातार उनके परिवार जो पीड़ित किसान है उनके परिवार से उन लोगों ने मुलाकात की, उन्हें न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया और कहा कि सदन में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा, इस पर बातचीत की जाएगी सरकार के द्वारा। आखिरकार जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर के जो किसान है, किसान एक अन्न देवता के रूप में माना जाता है। क्योंकि ठीक है नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बलिया से है, जहां यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने लोकनायक चंद्रशेखर कैंसर हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी की हाथरस यात्रा पर भी ये कहा कि राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है, वो कभी संभल जाना चाहते हैं तो कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है।
पूरी तरह से उनकी गाड़ी डिरेल हो गई है। उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है। उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं राहुल गांधी, और दंगों की आग में लोगों को भड़काना चाहते हैं। लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आदरणीय चंद्रशेखर जी के परिवार ने इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को संजय जी को चलाने के लिए दी जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हॉस्पिटल आसपास के क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जो है हाथरस की यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के हाथरस यात्रा क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उनको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विपासना में चले जाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मनोविकार का शिकार हैं। उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो गाड़ी डिरेल्ड हो चुका है। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर हमारी सरकार ले जाने का काम कर रही है। वो उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में लोगों को भड़काना चाहते हैं। तो सीएम योगी के कामों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। बहराइच और संभल में हुए दंगे को लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता निखिल रस्तोगी ने कांग्रेस नेता दीपक सिंह से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको, सुनिए। पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बिजली महंगी करने का प्लान है, पूरी उत्तर प्रदेश सड़कें गड्ढायुक्त हैं, किसानों के फसलों को जहाँ चुका जानवर नुकसान पहुँचा रहे हैं, वहीं सरकार खाद की महंगी कीमतें, बीज के महंगी कीमतें और उपज का सही मूल्य न देने के कारण किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी कारण परेशान है। उत्तर प्रदेश में हर तरह से अफरा तफरी है। सरकार सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने के लिए होर्डिंग पोस्टर के दम पर अपनी छवि को ठीक करने का काम करे। उत्तर प्रदेश के लोगों की छवि, उत्तर प्रदेश के लोगों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, पक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी के तौर कांग्रेस पार्टी विधानसभा घेराव करेगी और उन मुद्दों को जो जरूरी हैं, जनहित के हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के लाभ के नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों के हित के हैं, उन मुद्दों को उठाएगी। लेकिन बात करें तो संभल जाने के लिए भी आप लोग को बाहर पुलिस ने रोक लिया था, तो इस बार कैसे आप विधानसभा तक? देखिए, पुलिस किसी को रोक सकती है और हमें याद है कि जब पुलिस ने योगी जी को रोका था तो पूरे देश ने उस मंजर और हंस को देखा। गाड़ी अपनी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए लड़ेगी, खड़ी रहेगी। सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। रोकने का काम अंग्रेजों ने भी किया था, कांग्रेस पार्टी तब भी लड़ी थी। अगर अंग्रेजों से प्रेरित भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को, विधानसभा घेराव को रोकने का काम करेगी, तब भी हम वही करेंगे जो अंग्रेजों ने किया था। एक आखिरी सवाल है, चल ये बड़ी बात है कि हाथरस में राहुल गांधी जी पीड़िता के बुलावे पर गए, पीड़ित पक्ष के बुलावे पर गए हैं और पीड़ित को राहुल गांधी जी पर भरोसा है, किसी भाजपा नेता या सरकार पर भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी उस भरोसे पर खड़े उतरेंगे और उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े उतरेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक सिंह से, जिन्होंने कहा इस बार 4 दिन का विधानसभा सत्र जो होने वाला है वो हंगामेदार होगा। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया वाइज। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।